हेलो स्टूडेंट, आज जो हमारी क्लास है वो क्लास 12th के लिए हम एग्रीकल्चर का पार्ट लेके आए हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है। ये हमारे चैप्टर नंबर 1 है, जल निकास। हम एग्रीकल्चर 12th वालों के लिए क्लास लेके आए हैं और एग्रीकल्चर के जो 12th के स्टूडेंट हैं वो एग्रीकल्चर की क्लास कवर कर सकते हैं। तो उनका जो पहला सब्जेक्ट है उससे हम पहला टॉपिक ले रहे हैं, जल निकास। देखिए, जल निकास क्या होता है, जैसे इसका नाम है वैसे इसकी डेफिनेशन है। जल निकास, जल का निकास करना। जल का निकास करना क्या होता है? आप जो जल निकास हम किस में करेंगे? एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है तो फील्ड वर्क पे बात करेंगे। फील्ड वर्क मतलब एग्रीकल्चर, खेत, फील्ड पर। तो जो खेत होता है, ये खेत है आपका, मान लीजिए ये आपका एक खेत है और इसमें हमने सिंचाई के माध्यम से पानी भर दिया था। किसके माध्यम से? सिंचाई के माध्यम से, कृत्रिम विधि द्वारा हमने इसमें सिंचाई की। या फिर वर्षा का जल इस खेत में एकत्रित हो गया। तो क्या होता है, जब इस खेत में वर्षा का जल एकत्रित हो गया है और हमने देखा कि आवश्यकता से अधिक जल इस खेत में भर गया है, आवश्यकता से अधिक जल इस खेत में भर गया है, अब क्या करना है? जो इस खेत में फसल लगी है तो वो जो जल भर चुका है वो हमारी फसल को खराब कर देगा। आवश्यकता से अधिक है, आवश्यकता उतनी होती है, हम सुबह सुबह अपने घर के पौधों में पानी डाल देते हैं तो वो जो है अच्छे पौष्टिक हो जाते हैं, क्योंकि हमको जल की नीड होती है। लेकिन अधिक जल उसमें भर दिया जाए तो पौधा खराब हो जाता है। तो जब इस फील्ड में अधिक जल होता है तो ये फील्ड खराब हो जाती है, जिससे इस जल को किसी भी माध्यम से बाहर कर देते हैं। इसे कहते हैं जल निकास। इसे क्या कहते हैं? जल निकास। आवश्यकता से अधिक जो जल होता है उसको खेत से बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है। ये जल निकास की डेफिनेशन है। अब जल निकास की कुछ और डेफिनेशन है, कुछ डेफिनेशन समझते हैं कि जल निकास क्या है। अनावश्यक, जिसका कोई आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक मतलब फालतू जल को खेत से बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है। ये जो फालतू का जल है इसको खेत से बाहर निकालना, खेत से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। जल निकास की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि अनावश्यक मतलब फालतू जल को खेत से बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है। इसकी एक और डेफिनेशन है, भूमि की आवश्यकता से अधिक जल। भाई जितनी आवश्यकता थी वो तो कंप्लीट हो गई ना, तो भूमि के आवश्यकता से अधिक जल को कृत्रिम विधि द्वारा, भाई जल से ये खेत है इसमें पानी भरा हुआ है तो अपने मन से तो बाहर जाएगा नहीं, हाँ थोड़ा बहुत सूरज उसको सोख लेगा लेकिन सारा पानी तो जाएगा नहीं ना, तो इसको कृत्रिम विधि द्वारा बाहर निकालने को जल निकास कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन बुक्स में अक्सर पाई जाती है वो ये है कि फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु, जो फसल होती हैं उनकी पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह एवं अधोसतह से अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। अब यहां पर है भूमि की सतह और अधोसतह। सतह मीन्स होता है ऊपर की जमीन और अधोसतह मतलब होता है नीचे से, मतलब उस जमीन के थोड़ा सा अंदर से भी पानी को बाहर निकाला जाता है तो वो अधोसतह कहलाता है। इससे अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। ये जल निकास की डेफिनेशंस हो गई। अभी हम इसके आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। पहली कंप्लीट हुई आपकी कि फालतू के जल को खेत से बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है। भूमि में आवश्यकता से अधिक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है। और तीसरा है फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह एवं अधोसतह से अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना ही जल निकास। अब हम समझते हैं जल निकास के उद्देश्य एवं महत्व। क्या जरूरत है जल निकास करने की, इसके क्या उद्देश्य हैं और क्या महत्व। देखिए, जल निकास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप मान लीजिए, अगर आप कृषि क्रियाएं करते हैं, अगर आप कृषि के बारे में पढ़ते हैं तो आपको जल निकास करना ही पड़ेगा। उन क्षेत्रों में जल निकास को अधिक मात्रा में किया जाता है जहां पर अधिक बारिश होती है, बाढ़ आती है या ज्यादा सिंचित जगह होती है।
जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है उन जगह पर जल निकास को थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है। जल निकास के क्या महत्व? देखिए जल निकास के तो बहुत सारे महत्व। क्या होता है कि जब खेत में पानी भर जाता है तो उससे पानी भरे होने से ज़्यादा अधिक देर तक पानी भरा रहता है तो फसल सड़ जाती है, कई सारे कीड़े पनपने लगते हैं। फायदे भी हैं जल निकास से, और जल निकास से आपका महत्व और ये उद्देश्य और महत्व भी है। क्या क्या है वो आपके सामने मैं लिख चुका हूं, आइए हम एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो क्या है, ज्यादा देर तक यदि जल भरा रहता है तो भूमि दलदल हो जाती है, इसलिए हमें भूमि को दलदल बनाने से रोकना होता है। जल निकास की क्रिया के द्वारा हमें भूमि को दलदल बनाने से रोकना होता है। भूमि में पर्याप्त वायु संचार बनाए रखना होता है। क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं पौधों की, उनको वायु संचार की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है। तो वायु संचार, जब जल भरा रहता है तो वायु की मात्रा वहां नहीं पहुंच पाती है, जमीन दलदल हो जाती है, इसलिए वायु संचार बनाए रखने के लिए हमें जल निकास करना पड़ता है। हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करना, जब जल भरा रहता है तो कई सारे हानिकारक कीटाणु हो जाते हैं, जल निकास हो जाता है थोड़ी सी जमीन सूख जाती है तो वो कीटाणु वगैरह सारे नष्ट हो जाते हैं। हानिकारक लवणों का भी एकत्रित ना, भाई हानिकारक जो लवण होते हैं वो जल के साथ वहां पर एकत्रित हो जाते हैं, जो मृदा को कई सारी हानियां पहुंचाते हैं, मृदा को उपजाऊ बनने से रोकती हैं वो। तो वो जो लवण होते हैं, हानिकारक लवण होते हैं, उनको एकत्रित ना होने देना भी एक जल निकास की क्रिया है। भौतिक दशा में सुधार होता है, जब जल निकास हम सही समय पर करते हैं तो जमीन की सारी भौतिक क्रियाएं कंप्लीट सही समय पर हो जाती हैं। उचित तापमान बनाए रखने के लिए, भाई पता चला जल भरा है तो कोई नमी ही बनी रहेगी, इसलिए इसको एक उचित तापमान बनाया जाता है कि जल निकास को हम उचित तापक्रम बनाए रखने के लिए भी जल निकास की आवश्यकता होती है। फसल को समय पर तैयार करना, अगर जल की मात्रा बनी रहेगी तो फसल कब सूखेगी, कब उसकी थ्रेशरिंग होगी, कब वो घर आएगी, कब हम उसको मार्केट में बेचेंगे, ये सारी चीजें होती हैं। तो फसल को एक सही समय पर तैयार करने के लिए, भूमि को एक सही समय पर तैयार करने के लिए हमें जल निकास की आवश्यकता होती है। कुछ पॉइंट्स यहाँ भी लिखे हैं। भूमि में नमी पर नियंत्रण बनाए रखना, अगर हम जल निकास करते हैं तो भूमि पे जो नमी है उस पर एक नियंत्रण रहता है, वरना वो दलदली बन जाएगी, फिर कोई चीज नहीं होती वहां पर। कृषि क्रियाएं समय पर हो जाती हैं, और ये फसलों को समय पर तैयार किया जाता है। और कृषि क्रिया, देखिए फसलें और कृषि क्रिया में क्या अंतर है, यहाँ पर लिखा था कि फसलों को समय पर तैयार किया जाता है। कृषि क्रिया मतलब उनकी जुताई, बखराई, है ना, ये सारी चीजें समय पर तैयार हो जाती हैं, और आपने भूमि में नमी पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए समय। देखिए जल निकास की आवश्यकताएं, क्या आवश्यकताएं होती हैं जल निकास की? जल निकास की आवश्यकताओं के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। जैसे भूमि में, नंबर 1 है, भूमि में जल भरा रहने से जो मृदा होती है वो गीली हो जाती है, और गीली मृदा में किसी भी प्रकार की कृषि क्रियाएं नहीं हो पाती हैं, जिससे फसल देरी से होती है या देर से तैयार होती है। अतः इस अतिरिक्त जल को निकालना, समय पर कृषि क्रियाएं करना होता है, जैसे बुवाई करना, निराई गुड़ाई करना इत्यादि। पॉइंट नंबर 2 है कि भूमि में नमी अधिक होने पर जो वायु का संचार है वो खराब हो जाता है, वायु संचार सही से नहीं पहुंच पाता है। इससे जड़ों की कोशिकाओं में श्वसन, कार्बनिक पदार्थों का विघटन एवं मृदा जीवाणुओं की क्रियाशीलता प्रभावित होती है। परिणाम स्वरूप उपज कम होती है। जब वायु का संचार नहीं पहुंचेगा, कोशिकाओं में श्वसन ठीक से नहीं पहुंचेगा, तो इससे क्या होगा, जो उपज हो जाती है वो कम हो जाती है। अतः अतिरिक्त नमी को दूर करना आवश्यक हो जाता है, जिसके लिए हम जल निकास करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है कि जो मृदा में जल की अधिकता से मृदा का ताप गिर जाता है, अतः फलस्वरूप बहुत सी आवश्यकताएं, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से नहीं चल पाती हैं, अतः जल निकास आवश्यक हो जाता है। जब हमारी फसलों में जो है भौतिक और जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से नहीं चल पाएंगी तो जो है कृषि की उपज कम हो जाएगी, इसलिए जो है हमें जल निकास करना होता है। पॉइंट नंबर 4 है कि खड़ी फसलों में अधिक जल के कारण उसके नष्ट होने की संभावना बनी रहती है। भाई जब जो है खेत पे अधिक जल बना ही रहेगा तो जो उसकी फसलें होती हैं उनकी नष्ट होने की संभावना
बनी रहती हैं, अतः उसे बाहर निकालना अति आवश्यक हो जाता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ की भूमि मृदा युक्त होती है, वहाँ की भूमि की ऊपरी सतह पर जल एकत्रित हो जाता है। जो उसकी ऊपरी सतह होती है उस पर एक जल इकट्ठा हो जाता है जो फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, अतः जल निकास आवश्यक हो जाता है। पॉइंट नंबर 6 है आपका कि जब जल एक स्थान से ऊपर हो जाता है तो सभी स्थानों के लवण उस स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं, जिससे पौधे की जड़ों को अपनी खुराक प्राप्त करने में कठिनाई होती है। अतः लवणीय भूमि को सुधारने के लिए जल निकास की आवश्यकता अधिक होती है। देखिए, अधिक जल की उपस्थिति में पौधों की जड़ें छोटी, मोटी एवं मौसल हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप जड़ों द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करने की गति एवं पौधे की वृद्धि दोनों ही घट जाती हैं, अतः अतिरिक्त जल को बाहर निकालना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 8 है कि यदि सिंचाई के तुरंत बाद वर्षा हो जाती है तो अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकालना आवश्यक होता है, क्योंकि पौधों की आवश्यकता के अनुसार हम सिंचाई कर चुके थे। अब यदि वर्षा होती है तो वो जल नुकसान करेगा, इसलिए उसको बाहर निकालना होता है। पॉइंट नंबर 9 है मृदा में सदैव नमी बनी रहने के कारण फसलों के कुछ रोगों तथा कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है, अतः उन्हें कम करने के लिए जल निकास करना आवश्यक होता है। जब पौधों में अधिक जल भरा रहता है तो कीटाणु और रोग अधिक लगते हैं। अगला पॉइंट है 10 नंबर है, लास्ट पॉइंट है इसको का कि जल के अधिक समय तक भरे रहने से किसी भी स्थान की मृदा दलदली हो जाती है और फसल उत्पादन के योग्य नहीं रहती है, अतः जल निकास आवश्यक हो जाता है। तो आपको जो है जल निकास की आवश्यकताएं समझ में आ गई होंगी, नीड ऑफ ड्रेनेज की। तो अब हम सीखते हैं जल निकास के लाभ। देखिए, जल निकास के लाभ भी होते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो एक तरीके से जल निकास के लाभ ही थे। हम इसके बाद पढ़ेंगे जल निकास से हानियां, उसी का जस्ट अपोजिट कर देते हैं तो वो हानियां हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा तो हम जल निकास के कुछ लाभ पढ़ेंगे। जल निकास के क्या लाभ हैं? देखिए, सबसे पहला लाभ, जल निकास में वायु संचार बढ़ जाता है और वायु संचार के बढ़ने से पौधा हष्ट पुष्ट रहता है। नीचे वायु संचार बढ़ जाता है तो जिससे जड़ें भी मजबूत होती हैं, उन्हें एक पर्याप्त जगह मिल जाती है, एक अच्छा वातावरण उनको मिल जाता है वायु संचार के मिलने से। तापमान अनुकूल रहता है। जब फसल को जल की आवश्यकता होती है तो उसे जल देते हैं, और जब उसे जल की आवश्यकता नहीं होती है तो जल निकास करते हैं, जिससे एक जो है उनका तापमान है एक अनुकूल रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अधिक नमी हो जाए या बहुत ज़्यादा अधिक उनको धूप जो है सूर्य का प्रकाश मिले। तीसरा है पोषक तत्व जो उपस्थित रह जाते हैं। जब उसकी नमी हम हटा देते हैं तो कुछ पोषक तत्व ऐसे रहते हैं जो बने रहते हैं और जल के भरे रहने से वो खराब हो जाते हैं, जिसके कारण हम जल निकास करते हैं। कम जल के कारण जब जल निकास हो जाता है तो कम जल बचता है, और कम जल के कारण पौधे में वृद्धि एवं विकास दोनों की क्रियाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। जल निकास में भूमि की भौतिक दशा में एक सुधार आ जाता है। जो भूमि की भौतिक दशा होती है उसमें एक सुधार आ जाता है। अगला पॉइंट है भूमि दलदली नहीं हो पाती है। जब जल निकास हो गया तो भूमि दलदली नहीं हो पाएगी, उसके भूमि के ऊपर एक लेयर बन जाती है जिससे वायु संचार कम हो जाता है, वो लेयर नहीं बन पाएगी। अगला है कृषि क्रियाएं समय पर हो जाती हैं। जब जल निकास हो जाएगा समय पर, कि जल निकास हो गया तो अब सही समय पर मिट्टी सूख जाएगी, सही समय पर कृषि क्रियाएं हो जाएंगी, जैसे कि बुवाई होना, निराई, गुड़ाई, बखराई, जुताई, इस तरीके की बहुत सारी कृषि क्रियाएं होती हैं, वो सभी सही समय पर कंप्लीट हो जाती हैं। अगला पॉइंट है इस पर कि सही समय पर जल निकास होता है तो हम एक वर्ष में एक से अधिक फसलें भी उगा सकते हैं। जब जल निकास सही समय पर हो जाएगा तो हम एक वर्ष में एक से अधिक फसलें, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, तीनों फसलें हम निकाल सकते हैं अगर जल निकास हमारा सही समय पर और उचित व्यवस्था से हो जाए तब।
लाभदायक जो जीवाणु होते हैं, बहुत से ऐसे जीवाणु होते हैं जिनको किसान का मित्र कहा जाता है। वो जीवाणु पौधे को वृद्धि और विकास करने में उनकी मदद करते हैं, पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उनको खनिज लवण वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से पहुंचाते हैं, और उसमें लगने वाले रोगों का भी वो प्रतिरोधक होता है, उनसे लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तो इससे जो है लाभदायक जो जीवाणु होते हैं वो भूमि के अंदर अपनी वृद्धि कर लेते हैं, और अगर जल भरा रहता है तो वो भूमि के अंदर अपनी वृद्धि नहीं कर पाते हैं। अगला पॉइंट है जल निकास के साथ हानिकारक जो लवण है। हमने पहले ही बताया था कि जल निकास में जो हानिकारक लवण होते हैं वो बह जाते हैं, जिससे भूमि पर एक लेयर टाइप की नहीं बनती है, वायु संचार बढ़िया बना रहता है। जल निकास में जल नियोजन ढंग से हटाया जाए जिससे भूमि क्षरण की गति भी धीमी हो जाती है। यदि जल नियोजन के ढंग से जल को निकाला जाए तो उसका जो भूमि का क्षरण है उसकी गति भी धीमी हो जाती है। इसके बाद ये जल निकास के लाभ थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे जल निकास की हानियां। तो अतिरिक्त जल था और नमी से होने वाली हानियां। अब अतिरिक्त जल से क्या क्या हानियां होती हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ हेडिंग्स पढ़ेंगे। सबसे पहली हेडिंग है वायु संचार में बाधा। बाधा मतलब आप समझते हैं, वायु संचार में बाधा होने का मतलब है जब खेत पर अधिक पानी भरा रहता है, पानी भरे रहने के कारण जो उसमें वायु संचार होता है, वायु संचार जो नीचे जमीन जड़ों के नीचे तक पहुंचता है उसमें बाधा हो जाती है। वायु संचार की जगह पर पानी भर जाता है, और पानी भर जाने के कारण जो पौधों की जड़ें होती हैं, पौधों की जड़ों में ऑक्सीजन O2 नहीं मिल पाता है, जिसे हम कहते हैं वायु संचार में बाधा होना। तो जैसे समझते हैं वायु संचार में बाधा होने का मतलब है कि फील्ड में अधिक पानी भरे होने के कारण वायु संचार की जगह पर जल भर जाता है, जिससे वायु संचार रुक जाता है, और जल भरने के कारण पौधे की जड़ों में जो O2 जो उनको O2 मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है। इसे वायु संचार में बाधा होना है। तापमान का गिर जाना, अगली हेडिंग है तापमान का गिर जाना। बिल्कुल, जब फील्ड पर अधिकतर पानी भरा रहेगा तो उसके तापमान में गिरावट हो जाएगी, उसके तापमान में गिरावट हो जाएगी और पौधे पत्तियां सारी सड़ने लगेगी, जिससे पौधे खराब हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा हानि होती है इसके। अतिरिक्त जल, जो पौधों फील्ड पर अतिरिक्त जल है, हम उससे होने वाली हानियां पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट है हानिकारक लवण का एकत्रित होना। जब पानी अधिक मात्रा में भरा रहता है तो जो हानिकारक लवण होते हैं वो सारे आकर जल के साथ आकर फील्ड पर रुक जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि नहीं हो पाती है। भूमि पर एक लेयर जैसी बन जाती है, जिससे सारी समस्याएं शुरू होती हैं। तो ये जल निकास से लवण नहीं बनती है। कृषि क्रियाओं की देरी से हो पाना। बिल्कुल, जब फील्ड पर पानी भरा रहता है तो वो फील्ड में आपका दलदली हो जाती है, और इस कारण से जो कृषि क्रियाएं हैं वो सही समय पर सारी नहीं हो पाती हैं। जब कृषि क्रियाएं समय पर नहीं हो पाती हैं तो वो क्या होता है, दलदली जैसा बन जाता है, और कृषि क्रियाएं सारी देरी से होने लगती हैं। समय के साथ में वो समय उनका बढ़ने लगता है और सारी कृषि क्रियाएं देरी से होने लगती हैं। इसका चौथा पॉइंट है भूमि में उपजाऊ का कम होना। जब जमीन में वायु संचार नहीं हो पाएगा, जो है उनके जो वायु संचार की जो जगह थी उसमें जो ऊपर के जो क्या बोलेंगे पोषक तत्व थे, भूमि के ऊपर जो पोषक तत्व थे वो जल के कारण, जब जल का निष्कासन होता है, जब वो जल जमीन के अंदर चला जाता है, उसी के साथ जमीन के जो ऊपर के पोषक तत्व होते हैं वो उस जल के साथ जमीन के अंदर चले जाते हैं। इसे कहते हैं भूमि का उपजाऊपन कम होना, क्योंकि भूमि का जो उपजाऊपन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो उसके पोषक तत्व हैं वो जमीन के अधिक अंदर चले जाते हैं। फिर जल का उथला होना, यहाँ जड़ होगा, जड़ का उथला, जड़ होगा यहाँ पे, जड़ का उथला होना। क्या होता है कि जब पौधे की जड़ होती है, जैसे पानी भरा हुआ है
तो जो जड़ें लगी होती हैं पानी अधिक भरे होने के कारण नीचे जड़ें नहीं जा पाती हैं और जड़ें ऊपर ऊपर फैल जाती हैं, जिसे कहते हैं जड़ों का उथला होना। जल अवशोषण की दर में कमी आ जाती है। बिल्कुल, जो पानी सूखने की अवशोषण करने की क्षमता होती है, जब उसमें अधिक जल भरा रहता है, नमी अधिक रहती है, तो उनमें जल अवशोषण की दर में जो है वो बहुत ज्यादा कमी आ जाती है और जल अवशोषण कम करने लगता है। फसलों में हानिकारक कीटाणुओं एवं बीमारियों की अधिकता। बिल्कुल, जब फील्ड पे अधिक पानी भरा रहता है, अधिक नमी बनी रहती है, तो उनमें बहुत सारे कीटाणु और बहुत सारी बीमारियां पनपने लगती हैं। अब ये आपकी जो है अधिक नमी होने से हानियां हैं। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं एक एक चीज को। वायु संचार में बाधा होना, जब फील्ड पर पानी भरा रहता है, फील्ड पर पानी भरे रहने के कारण वायु संचार की जगह पर पानी चला जाता है और पानी चले जाने पर जो जड़ों को ऑक्सीजन O2 चाहिए होता है, वो नहीं मिल पाता है। इस कारण से वायु संचार में बाधा उत्पन्न होती है। तापमान गिर जाता है, क्योंकि अधिक जल के फील्ड पर भरे होने से उसका तापमान गिर जाता है। हानिकारक लवण का एकत्रीकरण करना, जल के साथ हानिकारक लवण आकर खेत पर रुक जाते हैं, वो एकत्रित हो जाते हैं। कृषि क्रियाओं का देरी से होना, सही समय पर सारी कृषि क्रियाएं नहीं हो पाती हैं। इसका रीजन ये है कि क्योंकि उसमें जल भरा होता है, तो उसमें निराई गुड़ाई बटाई जुताई वगैरह सही समय पर नहीं हो पाती। अगला है भूमि को उपजाऊपन कम होना। भूमि में उपजाऊपन इसलिए कम हो जाता है क्योंकि जो उसके पोषक तत्व होते हैं वो जल का निष्कासन होने के कारण जमीन के अधिक अंदर चले जाते हैं। निष्कासन का मतलब होता है वो जल को सोखने की क्रिया जो बहुत अंदर तक चली जाती है। जल का उथला होना, अधिक पानी भरे होने के कारण वो जल में ऊपर जमीन के ऊपर उथली सी जड़ें हो जाती हैं। जल अवशोषण की दर में कमी होना, जो जल का अवशोषण करने की क्रिया होती है उसमें एक कमी आ जाती है। फसलों में हानिकारक कीटाणुओं एवं बीमारियों अवशोषण की कमी हो जाती है। कीटाणुओं एवं बीमारियों की अधिकता बढ़ जाती है। अधिक जल होने पर इन पर अधिक कीटाणु वगैरह पनप